गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखो, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, हरियाणा जीके, और ये हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट 14 करवा चुका हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नया आया है तो वो जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है और पहले की जो 14 क्लासें हैं उसको देख सकता है। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। तो आपको इसके बारे में आंसर करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी बड़खल झील है ये कहाँ पर स्थित रहेगी। फरीदाबाद जिले में स्थित रहेगी। हरियाणा में बहुत सारी जिले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई एचएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल कितनी जिले मानी गई है। तो ध्यान रखेंगे 5 जिले मानी गई है। ठीक है, कितनी जिले? 5 जिले एचएससी ने मानी है। लेकिन हरियाणा में बहुत सारी जिले रहेंगी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बड़खल झील की ही जिक्र कर लेता हूँ कि जो हमारी बड़खल झील है इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसका निर्माण कब और किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको बताना बताना है कि इस झील के निर्माण के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, तो किसके बारे में बताएंगे? उद्देश्य के बारे में। और उसके बाद बताएंगे इसको हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन में कब शामिल किया गया था। ठीक है, हरियाणा का जो पर्यटक विभाग है उसने अपने विभाग के अंतर्गत इस झील को कब शामिल किया था। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण बताया जाता है 1947 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे निर्माण किस प्रकार से किया गया था। तो दो अरावली जो पहाड़ी है उन्हीं को काटकर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दो अरावली पहाड़ियों को काटकर इसका किया गया था निर्माण। अब इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे वर्षा का पानी संग्रहित करने हेतु, ध्यान रखेंगे वर्षा का जो पानी है इसी का क्या करना था? संग्रहण। और इससे क्या करनी थी? सिंचाई के उद्देश्य से इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। उसके बाद हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन में इसको कब शामिल किया? तो ये 1969 में इसको एचटीसी में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद हरियाणा की एक झील रहेगी जिसको हम गर्म पानी का चश्मा भी कहते हैं, और वो कौन सी रहेगी? सोहना झील। तो इस सोहना झील के बारे में बताना है कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो ध्यान रखेंगे सोहना झील के निर्माण की अगर बात करूं तो इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया से आपसे पूछ लेगा हरियाणा में कौन सी झील बनी है, तो वो बनी है कौन सी? सोहना झील, जो कि गुरुग्राम जिले में रहेगी। चरम रोगियों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। सल्फर और गंधक की मात्रा इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में? धोज झील के बारे में। ये हरियाणा में कहां पर स्थित है? एक झील आती है हमारे पास, निहारिका झील। ठीक है, कौन सी झील आती है? निहारिका झील, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आप आंसर कर सकते हैं मेरे को, खुन्नी झील कहां पर रहेगी हरियाणा में? खुन्नी झील है वो कहां पर रहेगी? और एक आती है म्यूर झील, जिसको हम सूरज कुंड झील के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सूरज कुंड झील के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक आती है बीबीपुर झील। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बीबीपुर झील हरियाणा में कहां पर रहेगी। और एक आती है सेनिसा झील। ठीक है, कौन सी झील? सेनिसा झील है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगी। और एक आप आंसर कर सकते हैं टिक्कर ताल झील के बारे में। किसके बारे में? टिक्कर ताल झील के बारे में। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ ले अमटी तालाब हरियाणा में कहां पर स्थित है, कौन सा तालाब है? अमटी तालाब है। और एक आता हमारे पास कौन सा तालाब है? रानी तालाब। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के आप देंगे मेरे को आंसर। तो चलिए अब एक एक करके इनके हम आंसर करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए धोज झील की, तो ध्यान रखेंगे धोज झील है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहेगी। किस जिले में? फरीदाबाद जिले में। निहारिका झील की अगर मैं बात करूं तो ये भी कौन से जिले में स्थित है? फरीदाबाद जिले में। खुन्नी झील की बात करें तो ये भी कहां पे रहेगी? फरीदाबाद में।
सूरजकुंड झील, इसी को म्यूर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहेगी। अब देखो बीबीपुर झील की बात करें तो ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र में रहेगी। बीबीपुर गांव है वो जींद जिले में आता है, जबकि झील कुरुक्षेत्र जिले में रहेगी। सेनिसा झील की बात करें तो ये भी कहां पे रहेगी, कुरुक्षेत्र झील में। मारकंडा नदी इसी झील का तो निर्माण करती है, जो हमारा अरुणाई गांव है वहीं पे तो पानी गिराने का काम करती है। ध्यान रखेंगे रानी तालाब की अगर अपन बात करें तो रानी तालाब कहाँ पे रहेगा, ये जींद में रहेगा। ठीक है, रानी तालाब का शिव मंदिर, जिसको भूतेश्वर मंदिर, हर कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां पर रहेगा, हमारा जींद में ही तो रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रानी तालाब कहां पे रहेगा, जींद में। टिकरताल झील की बात करूं तो ये पंचकुला जिले में स्थित है। कहां पर है, पंचकुला में। और अमटी तालाब है, ये कहां पर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये हांसी में रहेगा, हांसी हिसार जिले में रहेगा। कौन सा तालाब है, अमटी तालाब, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण झील है, 2021 में एचएससी ने पूछी थी, और उस झील का नाम है धनूर झील। ठीक है, कौन सी झील, धनूर झील। ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित होगी। कौन से जिले में, सिरसा जिले में स्थित रहेगी। ठीक है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय करनाल में किस वर्ष स्थानांतरित किया, तो आपको बस ये बताना है कि जो हेडक्वार्टर है वो करनाल में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1955 में किया गया था। ठीक है, अब देखो एनडीआरआई के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एनडीआरआई की स्थापना किसके नाम से, इंपीरियल इंस्टीट्यूट एनिमल डेयरी के नाम से की गई थी। कब की गई थी, ध्यान रखेंगे एनडीआरआई की शुरुआत में स्थापना की जाती है 1923 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे होता था, बेंगलोर में होता था। ठीक है, उसके बाद इसके हेडक्वार्टर का स्थानांतरण कब कर दिया गया, 1955 में। कहां पे कर दिया गया, करनाल में। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, एक संस्था आती है हमारी CSSRI, ये कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसी प्रकार से एक हमारी संस्था आती है DWR के नाम से, इसकी स्थापना कब हुई थी। और एक हमारा आता है FSL के नाम से, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये भी कहां पर रहेगा, इसके बारे में बताना आपको। उसके बाद चलो पहले इन्हीं के कर लेते हैं हम आंसर। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, CSSRI के बारे में, यानी कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पर रहेगी, करनाल में स्थित रहेगी, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके बाद DWR डायरेक्टरेट जो व्हीट रिसर्च है, यानी कि गेहूं निदेशालय कृत्रिम गेहूं जीन बैंक, ये भी हमारा करनाल में रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, एक साल का पेपर था जिसमें 1978 ऑप्शन में नहीं था, और ध्यान रखेंगे उस समय एचएससी ने माना था कब, 1965 को। और इस 1965 को सही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर गेहूं सुधार कार्यक्रम है वो हरियाणा में चलाया गया था। ठीक है, गेहूं सुधार जो कार्यक्रम है ये चलाया गया था कब, 1965। और एक बार DWR की स्थापना का वर्ष पूछा और 1978 ऑप्शन में नहीं था, तो हमें जाना पड़ा किसके साथ है, 1965 के साथ है। उसके बाद FSL, जिसको हम फोरेंसिक साइंस लैब कहेंगे, इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1973 में हुई थी, और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, रोहतक में हुई थी। उसके बाद क्या होता है, इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मधुबन में रहेगा। कब स्थानांतरित किया गया, 1976 में। और 1976 में कहा ले आए इस FSL को, मधुबन लेके आए थे। ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब। उसके बाद हमारे पास आता है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, और एग्जाम में यहां से डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान।
ये कहाँ पर स्थित है, और एक आता हमारा राष्ट्रीय पशु अनुसंधान जो हमारा ब्यूरो है, ये कहाँ पे स्थित रहेगा, एक संस्थान के नाम से और एक ब्यूरो के नाम से। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इनकी स्थापना का वर्ष बदल जाएगा। किस प्रकार से, देखो अगर मैं संस्थान की बात करूं तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। और दोनों ही संस्थान हमारी कहाँ पे रहेंगी, करनाल में रहेंगी। कहाँ पे रहेंगी, करनाल में रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा करनाल में एक गन्ने का प्रजनन केंद्र रहेगा। क्या रहेगा, तो ध्यान रखेंगे, एक गन्ना प्रजनन केंद्र। अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए, गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है, तो वो करनाल में रहेगा। कहां पे, करनाल में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कब हुई थी, 1932 में। अब देखो, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व स्तर पे ब्राजील में होता है, और जबकि भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो गन्ने के उत्पादन में जो हमारा यमुनानगर जिला है वो नंबर 1 स्थान रखता है, जबकि करनाल नंबर 2 पे आता है गन्ने के उत्पादन में। तो गन्ने का प्रजनन केंद्र करनाल में रहेगा। 1932 में क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। हमसे अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा क्या है, हरियाणा का कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हरियाणा का कृषि कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, मार्केटिंग बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में पूछ ले। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका जो स्थापना है वो हुई थी कब, 1 अगस्त 1969। और विद डेट इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 1 अगस्त 1969। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे रहेगा, तो वो हमारा रहने वाला है पंचकुला में। कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। देखो 1969 से कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, जो हरियाणा की राजभाषा है हिंदी, उसको वो जो अधिनियम आया था हिंदी राजभाषा का अधिनियम, वो भी कब आया था, 1969 में आया था, ठीक है। और 1969 में ही हरियाणा का कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी। और 1969 में ही हरियाणा जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी, कहां पर, चंडीगढ़ में हुई थी, ठीक है, चंडीगढ़ में। और 1970 में पहली बार 10वीं की परीक्षाओं का उसने आयोजन करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित हुआ। अब तो आपको सारी की सारी डेटें याद हो गई होंगी, कौन सा जिला कब कब स्थापित हुआ। देखो इस 22वें जिले की ना बहुत साल से डिमांड चल रही थी, और ये 22वां जिला होगा हमारा कौन सा, चरखी दादरी, ठीक है। नवंबर 2016 को स्थापित हुआ था। एग्जाम में अलग अलग महीने से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। जब आपको नवंबर ऑप्शन में मिलेगा तो दिसंबर नहीं मिलेगा, और जब नवंबर नहीं होगा तो एक बार दिसंबर से भी पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो 22वां जिला है ये चरखी दादरी नवंबर दिसंबर 2016 को जिले के रूप में आया था, हरियाणा का 22वां जिला। हरियाणा का 21वां जिला पलवल, ये कब बना था इसके बारे में बताएंगे। पलवल से पहले बना था मेवात, ये कब बना था। उसके बाद एक हमारा पास आता है फतेहाबाद, ठीक है। तो 2 जिले आते हैं, कौन कौन से, फतेहाबाद और फतेहाबाद के साथ साथ ध्यान रखेंगे झज्जर को। दोनों जिले एक साथ बने थे, कब बने थे, इससे पहले बना था हमारे पास पंचकुला जिला, ये कब बना था। और उससे जस्ट पहले हरियाणा में 4 जिले एक साथ आए थे, रेवाड़ी, उसके बाद कैथल, पानीपत और यमुनानगर, ठीक है, पानीपत और कौन सा, यमुनानगर। इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ये कब बने थे। इससे जस्ट पहले की बात करें तो कौन सा जिला बना था, फरीदाबाद जिले का गठन हुआ था। इससे जस्ट पहले सिरसा जिले का गठन हुआ था, और सिरसा से जस्ट पहले हरियाणा का 10वां जिला बना था, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और कुरुक्षेत्र से पहले कौन सा बना था, तो ध्यान रखेंगे सोनीपत और भिवानी दोनों एक साथ गठित हुए थे। सोनीपत और भिवानी दोनों जिले एक साथ गठित हुए थे। देखो भाई, पलवल जिले की बात करें तो ध्यान रखेंगे 2008 में जिले के रूप में आया था। मेवात जिले की बात करें तो 2005 में बनाया गया था। फतेहाबाद और झज्जर की अगर बात की जाए तो 1997 में। पंचकुला की अगर आप उन बात करें तो 1995 में स्थापित हुआ था। और ये 4 जिले कब हुए थे, तो ये हरियाणा के स्थापना दिवस 1 नवंबर 1989 को 4 जिले एक साथ बने थे। फरीदाबाद जिले की बात करें तो 1979 को बना था।
सिरसा जिले की अगर आप बात करें तो 1975 को स्थापित हुआ था। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 1973 को स्थापित हुआ था। और सोनीपत और भिवानी की बात की जाए तो 1972 को ये जिले बने थे। सोनीपत और भिवानी कब जिले बने थे? 1972। और 1972 की जो डेट है वो इंपोर्टेंट हो जाएगी किसके लिए? वो हरियाणा राज्य परिवहन का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। कब? 1972 को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कोई भी मतलब की शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत भागना, क्योंकि अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे ना तभी चीजें याद होंगी। शॉर्ट ट्रिक कितनी याद रखोगे, भूल भी सकते हो। ठीक है, लेकिन बार बार रिवीजन किया हुआ और रटी हुई चीजें कभी भी नहीं भूली जा सकती। चलिए आगे। उसके बाद उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादन हरियाणा में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में किस फसल का उत्पादन प्रमुख है, तो वो रहेगी हमारी गेहूं की फसल। ठीक है, अब देखो गेहूं के उत्पादन के लिए ही ध्यान रखेंगे हरियाणा को गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा गेहूं के उत्पादन में भारत में तो रखता है चौथा स्थान। 4 नंबर पे आता है कौन सा? तो वो आता है हमारा हरियाणा जिला। ठीक है, सॉरी हरियाणा राज्य चौथे नंबर पे आता है गेहूं के उत्पादन में। समझ गए इस बात को आप? ध्यान रखेंगे उत्पादन ज्यादा है और उपभोग कम है किसका? गेहूं का। इसीलिए क्या कहा जाता है? गेहूं का कटोरा कहा जाता है। अब आप मेरे को ये बताएंगे जो गेहूं है इसका पुराना नाम क्या होता था? गेहूं का आपको बताना है पुराना नाम। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसके बाद इसका उत्पादन जो होता है वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? गेहूं के बाद आता है चावल। ठीक है, चावल है, इस चावल का उत्पादन जो हरियाणा है उसके किस किस जिले में ज्यादा होता है? चावल के बाद मैं बात करूं किसकी? कपास की। ठीक है, तो इस कपास के बारे में आपको कुछ बताना है। कपास के बाद आप बताएंगे मेरे को गन्ने के बारे में। गन्ने के बाद आपको बताना है चना। चने के बाद बताना आपको सरसों। ठीक है, किसके बारे में? सरसों के बारे में। फिर आपको बताना है बाजरे के बारे में। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बाजरे के बाद हम बात करें तो किसकी? ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ज्वार के बाद मक्का का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहां पे होता है? और उसके बाद आप बताएंगे मेरे को गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों के आंसर करते हैं। गेहूं का पुराना नाम गोधूम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गोधूम इसका पुराना नाम हो जाएगा, अन्य नाम हो जाएगा दूसरा नाम। उत्पादन की अगर बात करें तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन तो होता है सिरसा जिले में। और कभी ऐसा हो कि सिरसा जिला ऑप्शन में नहीं मिले तो ध्यान रखेंगे 2 नंबर पे आता है हमारा कौन सा जिला? करनाल जिला। और तीसरे नंबर पे आएगा कौन सा? हिसार जिला। यहाँ पर किसका गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चावल की अगर आप बात करें तो चावल का उत्पादन कहाँ पे होगा? करनाल में। ठीक है, करनाल के बाद आप कुरुक्षेत्र और कैथल का नाम है ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कुरुक्षेत्र और कैथल सबसे उन्नत किस्म यानी कि बासमती चावल के लिए विश्व भर में फेमस कौन सा जिला है? तो वो करनाल जिला हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बासमती चावल का सबसे ज्यादा निर्यात किस जिले से होता है, तो देखो बासमती चावल प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए फेमस जिला है हमारा करनाल। लेकिन इसके निर्यात की आप बात करें तो ये कहां से हो जाएगा? कैथल से, क्योंकि बहुत सारी मिलें स्थापित है कहां पे? कैथल जिले में। उसके बाद कपास। कपास क्या है हमारे पास? तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार की नगदी फसल है। ठीक है, नगदी फसल है कौन सी? कपास। समझ गए? अब आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है, तो हमारा आंसर कपास ना आके क्या आ जाएगा? गन्ना आ जाएगा। और गन्ना हमारी हरियाणा की कैसी फसल है? तो ध्यान रखेंगे ये हमारी हरियाणा की प्रमुख नगदी फसल होगी। कैसी फसल होगी? प्रमुख नगदी फसल होगी कौन सी? गन्ना। और गन्ने का उत्पादन अभी अभी मैंने आपसे बताया था सबसे ज्यादा कहां पे होता है हरियाणा में? यमुनानगर में। और यमुनानगर के बाद कौन सा जिला आएगा? तो वो हमारा करनाल जिला आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गन्ने का प्रजनन केंद्र अभी बता के आए हैं 1932 कहां पे है? करनाल। अब बात आती है कपास। और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? तो ध्यान रखेंगे सिरसा में होता है। और कपास एक हमारी नगदी फसल है। कपास का सबसे ज्यादा व्यापार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो पलवल जिले में होता है। इसीलिए पलवल को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। और कल मैंने बताया था बाबरनामा के बारे में।
बाबरनामा तुजु के बाबरी, जो किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसी बाबरनामा में हरियाणा के नारनौल जो शहर है उसका क्या था? वर्णन था। और इसके अलावा बाबरनामा में यह बताया गया था कि भाई उस समय पे नारनौल में कपास की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी। किसकी? कपास की सबसे बड़ी मंडी। कौन बताता है? तो ध्यान रखेंगे ये हमें बताती है बाबरनामा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्वतंत्रता तक काठ की मतलब लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी कहां पे लगती थी? अब्दुल्लापुर यानी कि यमुनानगर में लगा करती थी स्वतंत्रता तक, ठीक है। तो 1947 तक काठ की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो वो लगती थी कहां पे? अब्दुल्लापुर में, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया आपसे कि भाई जो कपास का व्यापार सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पलवल, इसीलिए पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाओ कहां पे? गन्ना। गन्ना उधर बता दिया मैंने, ठीक है भाई। चना, चने का उत्पादन कहां पे होता है? तो ध्यान रखेंगे चने का उत्पादन होता है भिवाड़ी में। सरसों का उत्पादन भी कहां पे होता है? भिवाड़ी में। देखो पहले सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला आता था, लेकिन वर्तमान की अपन बात करें तो भिवाड़ी में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा है। बाजरे का उत्पादन भी कहां पे है? भिवाड़ी में सबसे ज्यादा। ज्वार की अगर अपन बात करें तो रोहतक में सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। कहां पे? रोहतक में। और मक्के की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो वो पंचकुला जिले में होता है। कौन सा जिला है भाई मक्के के उत्पादन के लिए? तो वो हो जाएगा हमारा पंचकुला जिला, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की निम्न जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती है सिवाय। अब देखो यमुना जो नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है। हरियाणा के पूर्व में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी जिसको सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, हरियाणा की 12 मासी नदी रहेगी। 320 किलोमीटर हरियाणा में बहने का काम करती है। 6 जिलों से होकर यमुना नदी गुजरती है। कलेसर के समीप से प्रवेश करती है। ताजेवाला से हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश। अगर पूछे कहां से प्रवेश? ताजेवाड़ा से। किसके समीप से? कलेसर के समीप से। और पलवल से क्या कर जाती है? ये एग्जिट कर जाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हरियाणा राज्य की जो निम्न सभी जिलों में सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है छोड़ के एक जिले को। अब आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो और वो जिला कौन सा होगा? हमारा पंचकुला होगा। पंचकुला से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नहीं लगती, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के विरुद्ध किसने लड़ी थी? तो भाई इस क्वेश्चन को कल पूरी डिटेल से करवाया था, तो आज ज्यादा डीप से करने की जरूरत नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। तो पानीपत की पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। डेट एक बार बता देता हूं मैं, कब लड़ी गई थी ये? 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, ठीक है। चलो डेट ना याद नहीं होती तो बार बार रिवाइज करोगे, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एक एक डेट आपको याद करवा दूंगा। इसार का युद्ध बताया था कल, ठीक है। किसका? इसार का युद्ध आपसे बताया था मैंने। और ध्यान रखेंगे इसार का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे 26 फरवरी को, ठीक है। और बात थी कब की? 1526 की। और ये इसार का युद्ध था जो हुमायूं है उसके जीवन का प्रथम युद्ध बताया गया है। अब देखो जो हुमायूं का प्रथम युद्ध था इस बात की जानकारी भी हमें कौन देता है? तो ये भी हमें बाबरनामा देती है, ठीक है। तो ये दोनों डेट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके अधीन था? अब देखो आपने अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो इसको आराम से आप कर सकते हो। 1756-57, तो इससे जस्ट पहले याद करो 1707, जैसे ही मुगलों का जो अंतिम शक्तिशाली बादशाह था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है 1707। और 1707 के बाद जो मुगल साम्राज्य वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब देखो जब कोई भी एक शक्ति है वो धीरे धीरे जब कमजोर पड़ेगी तो आपको पता है दूसरी शक्ति उभर के आएगी। तो भाई ये जो 1707 के बाद मुगलों का धीरे धीरे पतन हो रहा था, ये शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी और एक शक्ति भारत में उभरती आ रही थी। और वो कौन सी शक्ति थी? मराठा शक्ति, ठीक है। अब देखो मराठाओं में आपको पता है कि जो साहू जी थे उसने क्या किया था? अपनी जो पूरे की पूरी शक्ति है वो किसको सौंप दी थी? पेशवाओं को सौंप दी थी। और एक पेशवा जिसने अपने 20 साल के शासनकाल में 40 युद्ध लड़े, एक भी नहीं आ रहा, वो कौन था? बाजीराव का नाम आपने सुना होगा, जिसने मुगलों से भी क्या लेना शुरू कर दिया था? कर लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। शिवगांव की जो संधि हुई थी। और उसके बाद अपने हरियाणा से क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी? तो ये बाजीराव ही था जिसने 1737 ईस्वी में क्या किया था?
दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और 3 दिन तक दिल्ली में ठहरा था। उस समय पे बहुत बड़ी बात थी बाजीराव का दिल्ली के ऊपर आक्रमण करना और 3 दिन दिल्ली में ठहरे रहना। अब देखो बाजीराव चाहता तो दिल्ली के ऊपर अधिकार भी कर सकता था, लेकिन ये अपनी शक्ति का इस समय पे क्या कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। ये दुनिया को दिखा रहा था कि भाई भारत में अब अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो है कौन है, मराठा है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मत इसकी जो मृत्यु है वो बहुत ही कम उम्र में हो जाती है। 39 वर्ष की उम्र में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1740 में, किसकी, बाजीराव की, ठीक है। उसके बाद बालाजी बाजीराव है वो पेशवा बनता है और ध्यान रखेंगे 1750 में वो भी दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। और 1754 ईस्वी में ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1754 ईस्वी में, और मुगल बादशाह था जिसका नाम था आलमगीर, इसको ध्यान रखेंगे आलमगीर। और ये मराठाओं को क्या दे देता है, तो ध्यान रखेंगे मराठा है, इन मराठाओं को, ठीक है, ये क्या करता है, मराठाओं को कुरुक्षेत्र प्रदान कर देता है, समझ गए। और उसके बाद मराठा धीरे धीरे करके 1756 और 57 के समय में, ठीक है, 1756 और 57 में संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लेते हैं, संपूर्ण हरियाणा पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। बताया ये जाता है कि 14 जनवरी 1761 सदाशिवराव भाऊ पानीपत का तीसरा युद्ध हार जाते हैं, यानी कि मराठा अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाते हैं और यहीं से मराठा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अगर मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं हारते तो भाई भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी इतिहास पढ़ाने का मौका मिला तो जरूर आपको इतनी डीप से ही चीजें हैं वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो 1756-57 में संपूर्ण हरियाणा पर क्या हो गया, मराठाओं का अधिकार हो गया। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने भी 1757 में भारत में भारतीयों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध, और धीरे धीरे करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे अंग्रेज। और फाइनली वो पहुंच गए कहां पर, उत्तर भारत में मराठाओं के पास। और ध्यान रखेंगे 1803 का समय आता है, वो डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। कब, 1803 में एक संधि होती है जिसको नाम दिया जाता है सुरजी अंजन गांव की संधि, ठीक है, किसकी, सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। और ये संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे मराठाओं के साथ, मराठाओं की तरफ से थे दौलत राव सिंधिया, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, मराठाओं के दौलत राव सिंधिया। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो अंग्रेजों की तरफ से भाई एक व्यक्ति थे जिनका नाम अंग्रेजों की तरफ से था एक व्यक्ति, चलो मैं चेक कर लेता हूं एक बार भाई, अंग्रेजों की तरफ से, हाँ, जनरल लेक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, जनरल लेक थे। इन दोनों के बीच में ही हुई थी कौन सी संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि। और ये संधि कहां पे हुई थी, किस राज्य में हुई थी, सुरजी अंजन गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पे संधि हुई। और इसके तहत क्या किया गया, जो उत्तर भारत है वो अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया, ठीक है। उत्तर भारत किसके अधीन कर दिया, अंग्रेजों के अधीन। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे करके हरियाणा के ऊपर अधिकार करना शुरू किया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं करनाल से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1805 में अंग्रेज करनाल के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेज किसके ऊपर, करनाल पर क्या कर लेंगे, ये अधिकार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले ही साल 1806 ईस्वी में करनाल को नवीनतम पद्धति से बसाया जाएगा, नवीनतम पद्धति से क्या कर दिया जाता है, बसाया जाता है, किसको, तो ध्यान रखेंगे करनाल को, समझ गए। और उसके बाद 1809 और 10, ये जो डेट मैं आपको बता के चल रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 1809 और 1810 में क्या कर लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे अंग्रेज संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार, अंग्रेजों का संपूर्ण हरियाणा पर क्या हो जाता है, तो संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार हो जाता है, किनका, अंग्रेजों का, समझ गए, संपूर्ण हरियाणा पे अधिकार। उसके बाद बहुत सारी चीजें चली, धीरे धीरे हरियाणा का बंटवारा हुआ। 1800 शायद 33-34 के आसपास है, जो ब्रिटिश की संसद है उसने एक अधिनियम पारित किया, उसके साथ उत्तर भारत को दो जो प्रेसिडेंसी है उनमें डिवाइड कर दिया, एक बंगाल प्रांत और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्वेश्चन यहां से बनता है
कि उत्तर पश्चिमी प्रांत इसकी राजधानी आगरा होती थी और हरियाणा किसका हिस्सा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत है उसी का हिस्सा होता था, ठीक है। और फिर इसको डिवीजन में बांट दिया, समझ गए। और जो अपना हरियाणा है ये दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता था, समझ गए। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो इनको कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई आगे। तो अभी 1756 और 57 के दौरान हरियाणा किसके अधीन था, मराठाओं के अधीन था। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब कि गले में नहीं पहना जाता, ये बात है भाई इसमें, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है। तो भाई गले में कौन सा नहीं पहना जाता, अब देखो हसला ये गले में पहना जाता है, ठीक है। गलश्री ये तो नाम से ही पता चल रहा है गले में पहना जाता है। फूल, तो फूल तो बालों में लगाते हैं ना, हाँ बालों में लगाते हैं फूल, ठीक है। वो फिल्मों साउथ वाली फिल्मों में देखा होगा ना, इधर वो चोटी रहती है और चोटी में फूल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो फूल है ना ये नहीं रहेगा, समझ गए। और जो बटन है भाई इनके बारे में इतना तो अपन को ज्ञान नहीं है आभूषणों के बारे में, बाकी ऐसा बताया जाता है कि जो फूल है ये गले में नहीं पहना जाता, ठीक है भाई, समझ गए। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, अपना इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इन चीजों का। चलो भाई आगे। उसके बाद संदेश पत्रिका का जो आरंभ है वो निम्न में से किस भाषा में किया गया था। अब देखो जी संदेश पत्रिका कल पढ़ी थी ना पत्रिका, तो चलो आज देख लेते हैं आपको कितना याद है। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में करके बताएंगे इसके बारे में, और क्या बताएंगे कि जो संदेश पत्रिका है ये कब निकाली थी, और ये संदेश पत्रिका किसकी थी, और ये किस भाषा में थी। ये तीन चीजें आप करेंगे कमेंट में, समझ गए। चलिए तब तक मैं कुछ और चीजें आपको याद करा देता हूं जो हमने कल पढ़ी थी। हमने कल पढ़ा था भाई 1885 के बारे में, आपको याद है कि भूल गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1889, याद है कि भूल गए। उसके बाद मैंने बताया था आपसे 1916 के बारे में, ठीक है। और उसके बाद बताया था 1923 के बारे में, ठीक है। 1923 पहले तो इनके बारे में बताओ क्योंकि कल मैंने ये बताया था आपसे। चलो अब देखो 1885 में एक समाचार पत्र था जिसका नाम था जैन प्रकाश, समझ गए। उसके बाद अगर बात करें 1889 के बारे में, ठीक है, और 1889 में कौन सा समाचार पत्र था, तो उसका नाम था जाट समाचार, ठीक है भाई। और ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो जाट गजट है वो कब आया था, 1916 में। कौन सा समाचार पत्र है, जाट गजट। फिर मैंने आपसे बताया था कि भाई जो नेकी है उसका संदेश है, और जो हमारे तिलक हैं उनका क्या, सॉरी हरियाणा के तिलक, हरियाणा तिलक, ठीक है, श्री राम शर्मा। तो श्री राम जी का क्या रहेगा, तिलक रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा जो तिलक है ये कब आया था, 1923 में, ठीक है। तो ये कौन सा था, हरियाणा तिलक, समझ गए। तो ये चार समाचार पत्र, अब इनको प्रकाशित करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे उनके बारे में बताना है। अब देखो जैन प्रकाश की अगर आप उन बात करें तो नाम से ही जुड़ जाएगा जियालाल जैन, ठीक है। जैन प्रकाश किसका, तो ये जियालाल जैन का होगा। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का कैसा, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, किसका, जियालाल जैन का। जाट समाचार की बात करें तो ये बाबू कन्हैया लाल, ठीक है, किसका, बाबू कन्हैया लाल का है भाई ये, इसको ध्यान रख लेंगे। जाट समाचार की अगर आप उन बात करें तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे सर छोटू राम के बारे में, ठीक है। ये मोटा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको दिखाई नहीं देता होगा, सर छोटू राम। उसके बाद हरियाणा तिलक की अगर आप उन बात करें तो ध्यान रखेंगे हरियाणा तिलक तो किसका लगाते हैं हमें, जय श्री राम, ठीक है। तो हरियाणा तिलक किसका हो गया, श्री राम शर्मा का हो गया, समझ गए। ये चीजें मैंने आपसे बताई थी कल। अब आज अलग पढ़ते हैं कुछ, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो भाई आज क्या पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं 1930 की डेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे 1936, उसके बाद आप बताएंगे मेरे को 1941 के बारे में, ठीक है। 1941 में कौन सा समाचार पत्र है ये आया था। उसके बाद 1948 बता दो, और उसके बाद बता दो आप 1950। ये काम आज के लिए आपका, ठीक है भाई। अब देखो भाई
1930 की बात करें, देखो इसको मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी ना कंफ्यूज वाली चीजें हैं, ठीक है, डेट है। 1930 की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे ये थी हमारी संदेश पत्रिका, और संदेश पत्रिका किसकी थी? नेकी राम की थी, समझ गए? किसकी थी? नेकी राम की। और किस भाषा में निकली थी ये? हिंदी भाषा में। उर्दू भाषा के लिए भूल गए, वो किसका? छोटू राम का, ठीक है, और उसका नाम था जाट गजट। ये भाई ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाट गजट किस भाषा का था? उर्दू का, ठीक है, इन्हीं की पूछी जाती है। 1936 में अगर बात करें तो ये था हमारा ग्राम सेवक, ठीक है जी। उसके बाद अगर 1941 की बात करें तो ये हमारा था क्या? सेवक। और उसके बाद 1948 की बात करें तो ये था ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय का नाम ध्यान रख लेंगे। उसके बाद 1950 में क्या? रंगीला मुसाफिर। किसका? रंगीला मुसाफिर, समझ गए भाई? आ गई बात समझ में? ये मात्रा देख लेंगे, इनकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है भाई। तो देखो रंगीला मुसाफिर हो गया। अब देखो सबसे पहले अगर आप बात करें ग्राम सेवक किसका था, तो देखो ग्राम सेवक की मैं आपको बता रहा हूं, ये लाला हरदेव सहाय का था। किसका? लाला हरदेव सहाय। और ये जो लाला हरदेव सहाय हुए हैं, इनका जन्म 7 रोड हिसार में हुआ था। सेवक की बात करें तो ये भी लाला हरदेव सहाय का था, ठीक है। ज्ञानोदय किसका था? तो ये ब्रह्मानंद का था। किसका था? ब्रह्मानंद का था। उसके बाद रंगीला मुसाफिर, रंगीला कौन है? प्यारे लाल है, ठीक है। रंगीला कौन है भाई? तो ये प्यारे लाल है। तो ये किसका हो जाएगा? प्यारे लाल का हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इनको मत भूलना, ध्यान रखेंगे, इनको हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो संदेश पत्रिका किसकी थी? नेकी राम की थी, 1930 में निकली थी। और ध्यान रखेंगे ये हमारी किस भाषा में थी? हिंदी भाषा में थी। नेकीराम शर्मा का जन्म पूछ लिया जाए तो 1887 4 सितंबर को हुआ था, और केलंगा गांव में हुआ था, भिवानी में, नेकीराम शर्मा। चलो आगे। उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया? अच्छा उस समय करंट का होगा, करंट तो हम पढ़ेंगे, वैसे बैठ कर आ जाएगा इसका। चलो भाई। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है? ठीक है भाई। तो सबसे ठंडा माह कौन सा रहेगा? तो वर्तमान में बहुत ज्यादा ठंड है, और सबसे ठंडा माह रहेगा जनवरी। अब इनके बारे में कुछ बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे गर्म माह, सबसे गर्मी कब होती है, सबसे गर्म माह कौन सा रहेगा? फिर आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का सबसे ठंडा माह, सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, सर्वाधिक जो वर्षा है वो कब होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा जो गर्म है उस गर्मी का जो औसत तापमान है वो कितना है, ठीक है, औसत तापमान। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ठंड का औसत तापमान कितना रहने वाला है, क्या? ठंड का औसत तापमान कितना रहने वाला है, समझ गए? चलो भाई देखो हरियाणा का सबसे गर्म माह कौन सा होगा? तो गर्म माह होता भाई मई और जून का महीना, ठीक है। कौन सा होता है? तो ध्यान रखेंगे मई और जून का महीना। उसके बाद सबसे ठंडे माह की अगर बात की जाए तो सबसे ठंडा माह होता है कौन सा? दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी। उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो ये तो आपको पता ही है कि जी जुलाई के महीने से शुरू हो जाती है और ये वर्षा चलती है सितंबर के महीने तक। हरियाणा में गर्मी के समय एवरेज तापमान क्या होता है? तो वैसे तो 48-48 डिग्री पहुंच जाता है हिसार जैसे इलाके में, लेकिन होता एवरेज मिला के मार्च से लेके और शायद इसको सितंबर तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठंड की अगर बात करें तो सितंबर से लेके मार्च तक इसको कैलकुलेट किया जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई अपना? तो ठंड में हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। कितना? 12 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा, समझ गए? तो इन चीजों के बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जी आपने ये 2-2 महीने बता दिए, एक एक महीने में हम क्या करेंगे? तो एक एक महीने में आपको कुछ नहीं करना। सबसे गर्म महीना जून का होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है, और सबसे ज्यादा वर्षा इन दोनों के बीच में एक प्यारा सा अपना महीना पड़ेगा जहां पे सावन का महीना भी आता है,
और वो कौन सा रहेगा, अगस्त महीना। ठीक है भाई, अगस्त महीने में हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, समझ गए। तो सबसे ठंडा माह कौन सा होने वाला है, तो वो हमारा जनवरी का महीना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये भी बताना है कि वन विकास जो निगम है इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है ये कहां पर रहने वाला है। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहने वाला है। अब देखो भाई क्या क्या चीजें आप यहां से, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ये 7 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विद डेट ध्यान रखेंगे, 7 दिसंबर 1989। हरियाणा वन विकास निगम या हरियाणा जो क्या नाम है अपना वन बोर्ड है, इसकी स्थापना। और इसका कभी आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर रहेगा कहां पे, पंचकुला में। ठीक है, अब आप मेरे से क्या बताएंगे, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना। ठीक है भाई, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना ये कब हुई थी, संदीप तंवर जी कमेंट में आंसर बताएंगे, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है भाई, उसके बाद हरियाणा जल प्रदूषण जो अधिनियम है ये कब आया था। ठीक है, और इसको कल्पना बताएगी, जल प्रदूषण अधिनियम है ये कब आया था। ठीक है जी, अधिनियम कब आया था। उसके बाद कुणाल यादव बताएंगे वायु प्रदूषण अधिनियम के बारे में, ये कब आया था, कमेंट में बताना है भाई आपको। ठीक है, उसके बाद ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम, इसको कौन बताएगा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम, इसको गौरव राजपूत दिदोली बताएगा। ठीक है भाई, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो कार्यक्रम है, समझ गए। उसके बाद एक अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसी के लिए एक योजना आई थी, और वो क्या थी, अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्णवास योजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्णवास योजना ये हमारी कब आई थी। ठीक है, तो इसको कौन बताएगा, इसको एकता बताएगी। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आज इन्हीं से पूछ लेते हैं, कल औरों की ले लेंगे नंबर, तो आज ये बताएंगे, समझ गए। देखो हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ध्यान रखेंगे हरियाणा जल प्रदूषण अधिनियम आया था कब, 1974 में। ठीक है, उसके बाद वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था, 1981 में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कब आया था, 1989 और 1990 ध्यान रख लेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्णवास योजना 1990 और 91 ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर एक बार नजर मार लेंगे क्योंकि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन छपा तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन लाखों बच्चों से आपको सॉरी ये क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में छपा तो लाखों बच्चों से आपको क्या लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 7 दिसंबर 1989, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974, जल प्रदूषण अधिनियम आया था 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम आया 1981, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा आया 1989-90 और अरावली पर्वत श्रृंखला आई थी कब, 1990 और 91। ठीक है, अब दिल्ली का ना पढ़ के आया करो। ठीक है, चलिए भैया आगे। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है। अब भाई ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में छप गया तो गारंटी है गलत करके आओगे, यहाँ पे सही बता दोगे, पेपर में बैठोगे गलत करके आओगे। अब गलत कभी नहीं होगा, अगर आपने आज की क्लास देख ली तो आप गलत इसको कभी नहीं करोगे। क्या, तो वहां पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको कंफ्यूज लगे और आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप एक बार आंख मिच के मेरी स्कल को देख लेना। ठीक है, मेरे चेहरे को देख लेना, याद आ जाएगा। कैसे याद आएगा, तो देखो लाट की मस्जिद, क्या, लाट की मस्जिद, समझ गए। और लाट की मस्जिद कहाँ पे रहने वाली है, हिसार में रहने वाली है, समझ गए। देखो इस प्रकार की चीजें है ना, कई बार हमें परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाती है। तो लाट की जो मस्जिद है वो कहाँ पे रहेगी, हिसार में। जबकि फिरोज शाह की जो लाट है
वो हमारी पिंक सिटी कहां पे रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। क्योंकि फतेहाबाद को बसाया था किसने? ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बेटे फतेह के नाम पर, ठीक है, अपने पुत्र फतेह के नाम पर। और लाट की मस्जिद हमारी कहां पे रहने वाली है? तो ये रहने वाली है हिसार में। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, यही तो खास बात अपनी क्लास की। सलारगंज गेट कहां पर रहेगा? ठीक है, कौन सा? सलारगंज गेट, ठीक है। उसके बाद अकबरी दरवाजा कहां पर रहेगा? हरियाणा में। अकबरी दरवाजा के बारे में बताएंगे। सलारगंज गेट हो गया। एक बडसी गेट आता है, ठीक है, कौन सा गेट आता है? बडसी गेट आता है। ये कहां पे रहेगा और किसने बनवाया था? उसके बाद एक आता है, मेरे को याद आ रहा है कि एक लुटेरा था, आयरलैंड से आया था और उसका निवास स्थान भी तो हरियाणा में था, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जहाज की कोठी, ठीक है। जहाज की कोठी किसका निवास स्थान था और ये कहां पर रहेगा? जहाज की कोठी। और एक अपनी रानी की डोडी कहां पे रहेगी? रानी की डोडी ये हरियाणा में कहां पर स्थित है ये बताएंगे। उसके बाद एक आता है थे पिलर, ठीक है, थे पोलर है, ये हरियाणा में कहां पे रहेगा? लास्ट आप बता दोगे किसके बारे में? थे पोलर के बारे में। ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? अब एक एक करके इनके आंसर कर लेते हैं। सलारगंज गेट पानीपत में स्थित है, ठीक है। पानीपत अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, पानीपत बुनकरों का शहर। अकबरी दरवाजा वरेटा में, ध्यान रखेंगे अकबरी दरवाजा को। कहां पे ध्यान रखेंगे? वरेटा। और वरेटा कहां पे रहेगा? सोनीपत में। कहां पर रहेगा? सोनीपत में स्थित रहेगा वरेटा। यहीं पे अकबरी दरवाजा है। बड़सी गेट अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बड़सी गेट को। और ध्यान रखेंगे हांसी में रहेगा कौन सा गेट? बड़सी गेट। हांसी, हिसार, मानेसर और हांसी दो पुलिस जिले हैं, जिला ना होते हुए भी। और हांसी में क्या रहेगा? बड़सी गेट अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। जहाज की कोठी, और जहाज की कोठी बात करें तो ये ध्यान रखेंगे ये हमारा कहां पे रहेगा? हिसार में रहेगी। कहां पर? हिसार में रहेगी। और जो आयरिश लुटेरा था जॉर्ज थॉमस, उसी का ये निवास स्थान हुआ करता था। और ये अपनी प्यारी सी रानी की डोडी ये रेवाड़ी जिले में रहेगी। कहां पर? रेवाड़ी में स्थित है। थे पोलर, ये जो थे पोलर है ये ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। और ध्यान रखेंगे ये कहां पर स्थित है? तो ये हमारा कैथल जिले में स्थित है। कैथल जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, ठीक है। भाई राइटिंग में दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा देख लेना, कर लेना मैनेज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कहां पे? तो कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे मैंने कहां पे बताए थे? अंबाड़ा में बताया था। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में और सूरजकुंड अंबाड़ा कहां पे रहेगा? तो वो अपना अंबाड़ा में रहेगा। चलिए आगे। उसके बाद है हरियाणा सरकार के मंत्री। अच्छा, मंत्री भाई बदल गए, ये उस समय का है तो इसलिए मैं आपके सामने पूरी लिस्ट उठा लाया, ठीक है। सही किया ना मैंने? पूरी लिस्ट उठा लिया है मैं आपके सामने, सारे मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। ये उस समय का था। तो आज के बिल्कुल नया नया है भाई, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है ये अपने पास, ठीक है। ये दैनिक सवेरा की न्यूज है और दैनिक सवेरा गलत नहीं छापता, समझ गए। सारे मंत्री ले आए, बताओ कितना अच्छा काम कर दिया आपके लिए। चलो भाई, भाई मैंने तो अच्छा काम कर दिया लेकिन आप भी थोड़ा अच्छा काम कर दिया करो। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। फिर ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है, मन करे तो। ठीक है भाई, चलो। ये है अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और इनके पास कौन सा विभाग है? सबसे महत्वपूर्ण वित्त विभाग है। पैसा है वो इसी के पास है, समझ गए, वित्त मंत्रालय। अलावा इसके पास कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, सिंचाई जल संसाधन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, भाई इंग्लिश कमजोर अपनी। उसके बाद आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन मामले, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी बीसी वेलफेयर, अंत्योदय सेवा, ठीक है, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति। देखो क्या क्या ध्यान रखना है, वैसे बहुत सारे हो गए ना, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। वित्त विभाग ध्यान रखना है नंबर 1 पे। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है एससी बीसी वेलफेयर। तीसरा आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय।
जनसंपर्क और भाषा संस्कृति मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जनसंपर्क और भाषा संस्कृति खेल विभाग इसी के पास है, खेल मंत्री। और भाई जो कह मंत्री का लौटना भयो वो विभाग भी अपना सीएम गणे। आ जाओ, ये अपने प्यारे से अनिल विज हैं, अंबाला कैंट से विधायक हैं। इसके पास है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, गृह और स्वास्थ्य से संबंधित आयुष, तीन चीज ध्यान रखनी है अनिल विज से। अब आ जाओ कंवरपाल गुर्जर के पास, ठीक है, और कंवरपाल गुर्जर के पास कौन सा है, जवाबदारी से आते हैं ये स्कूली विभाग, मतलब कि अपना जो शिक्षा विभाग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्कूली एक हायर। अब देखो स्कूली शिक्षा विभाग है और एक पार्लियामेंट्री, समझ गए, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री अगर आपसे कभी पूछ ले तो पाल गुर्जर होंगे, समझ गए। उसके बाद टूरिज्म और जो हेरिटेज विभाग है वो भी इसके पास है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भी कौन है, वो कंवरपाल हैं, ठीक है। ये अपने डिप्टी सीएम उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला, राजस्व आपदा प्रबंधन आबकारी काराधन उद्योग वाणिज्य ये विभाग है इनके पास, ठीक है, मतलब कि पीडब्ल्यूडी इसका खास है, ये आप देख लेना, एक राजस्व विभाग है। जेपी प्रकाश दलाल लोहारू, जो हरियाणा विधानसभा की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है, मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी सीट बादशाहपुर की है, राकेश दौलताबाद की, समझ गए, सबसे छोटी सीट नारनौल की है। और ये अपने कृषि और पशुपालन मंत्री रहेंगे, डेयरी मत्स्य विभाग ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डॉक्टर कमल गुप्ता, इसके पास अर्बन वाला ध्यान रख लेंगे, शहरी स्थानीय निकाय हाउसिंग फॉर ऑल। और मूलचंद शर्मा के पास आपको क्या खनन विभाग ध्यान रखना है, परिवहन विभाग ध्यान रखना है, चुनाव विभाग ध्यान रखना है, और हायर एजुकेशन, ये अपनी स्कूली एजुकेशन थी, ये हायर एजुकेशन मूलचंद शर्मा। अब आ जाओ ओम प्रकाश के पास, ओम प्रकाश सैनिक अर्धसैनिक कल्याण और अधिकारिता एससी बीसी वेलफेयर अदोन्त्य, मतलब ये मुख्यमंत्री जी के साथ अटैच हैं, समझ गए। उसके बाद अनूप धानक जी, ये अपने उकलाना हिसार की जो आरक्षित सीट है वहीं से सांसद रहेंगे। और इसके पास कौन सा है भाई, श्रम राजस्व आपदा, मतलब कि वो भी अटैच से के साथ है, डिप्टी सीएम के साथ है। बनवारी लाल के पास सहकारिता पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, महिला और बाल विकास मंत्रालय अभिलेखागार मुख्यमंत्री के साथ अटैच, कमलेश ढांडा ध्यान रखेंगे, कमलेश ढांडा महिला और बाल विकास। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्वतंत्र प्रभार संदीप जो है सिंह, ठीक है, पेहोवा से ये विधायक रहेंगे, ध्यान रखेंगे, इसके पास है, समझ गए। खेल विभाग छीन लिया इसका। देवेंद्र बबली के पास तो आपने बेरोइस है, पूर्व बवंडर का राख्योस इसने हरियाणा का भैया, ठीक है। और इसके पास कौन सा है, विकास एवं पंचायत मंत्रालय, ठीक है, सरपंचा की गोभी खोदन पे उतर रहा है देवेंद्र बबली। वह के बाद आ जाओ रणजीत सिंह, ये ऊर्जा और जेल मंत्रालय रहेंगे, ठीक है, किसके पास, रणजीत सिंह के पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, और उसके बाद हम इस क्लास की समाप्ति की घोषणा कर देंगे। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो देखो प्रथम महाधिवक्ता की आप बात करें तो वो आनंद बाबू स्वरूप थे, श्री आनंद बाबू स्वरूप थे। और वर्तमान की अगर आप बात कर ले, हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता समझ गए, ये जो महाधिवक्ता है ये वर्तमान में बलदेव राज महाजन हो जाएंगे, ठीक है, बलदेव राज महाजन हो जाएंगे वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो महाधिवक्ता इसकी नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति है ये कौन करता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखेंगे, इसकी नियुक्ति के साथ आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में नियुक्ति हो गई, प्रथम हो गया, हाँ, इसकी पावर, इसको दर्जा कौन सा प्राप्त है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये किसके बराबर होता है, समझ गए। तो देखो अगर महाधिवक्ता की आप बात करें ना तो ध्यान रखेंगे इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर की जाती है, और इसको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, मतलब कि कैबिनेट मंत्री के पास जो पावर होती है ना उतनी पावर होती है। महाधिवक्ता की अगर आप बात करें ना तो जो हमारा आर्टिकल 165 है, अनुच्छेद नंबर 165 है, वो महाधिवक्ता के बारे में बताता है। संविधान में कहां पे है ये, तो संविधान में आर्टिकल 165 महाधिवक्ता के बारे में बताएगा।
अब जिस प्रकार से आप अपनी संघ की कार्यपालिका पढ़ोगे भाग 5 में, वहीं पे आर्टिकल नंबर 76 आता महान्यायवादी। तो अगर आपको महान्यायवादी के बारे में पता है ना, तो वो केंद्र में है और ये राज्य में हो जाएगा। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो अपने राज्य को क्या देता है, विधि का जो कानून है उसके बारे में सलाह प्रदान करता है। कौन है, महाधिवक्ता। ये अपने जो विधान परिषद है इसके किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है किसको, महाधिवक्ता को। ठीक है, अब देखो महाधिवक्ता आ गया, तो एक ये भी ध्यान रख लेंगे अपने वर्तमान में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी आप तो याद रख ही सकते हो, और वो ध्यान रखेंगे 35वें नंबर के है। कौन से नंबर के, 35वें नंबर के, और उसका नाम है रविशंकर जहा करके, रविशंकर जहां करके, समझ गए। और पहले कौन थे, रामलाल थे। कौन थे, रामलाल थे। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं आपको हमारी जो क्लास है, ये सेशन है, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, सेशन पसंद आया है, तो अपने इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।